हाय फ्रेंड्स, मैं सुकल पटेल बोल रहा हूँ। आज हम देखेंगे 6.1 व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। अब देखो, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि हम जिंदा तो रहते हैं, पर वो कैसे रहते हैं, हमारी बॉडी में क्या क्या प्रोसेसेस होती है, वो यहाँ पे हमको देखना है। तो यहाँ पे इसलिए ये टॉपिक है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। तो फर्स्ट, द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट गोइंग anything particular, and even when we are just sitting in class, even if we are just asleep। देखो ये क्या बोल रहा है एक्चुअली, कि जब हम नॉर्मली हम हमारी लाइफ में जैसे नॉर्मली सो रहे हैं या बैठे रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो तभी भी हमारी लाइफ तो क्या है, गोइंग ऑन मीन्स चलती जा रही, हमको कोई तकलीफ नहीं होती। और तब हमारा लाइफ का मेंटेनेंस, जो मेंटेनेंस किसको बोलते हैं मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि भाई जो हम पूरे दिन जो हम काम करते हैं उसकी वजह से हमारे बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, वो एनर्जी चाहिए उसको। फिर उसके अलावा जो हमारे डैमेजेस होते हैं हमारी बॉडी के अंदर, कि भाई कुछ भी काम करते हैं तो उसको टिश्यू को हार्म पहुंचता है या कुछ भी होता है, ओके। तो उसको मेंटेनेंस के लिए यहाँ पे हमको एनर्जी चाहिए। तो वो प्रोसीजर जो है कॉन्स्टेंटली वो चलता रहता है हमारी लाइफ के अंदर, ये यहाँ पे ऐसा बोल रहा है यहाँ तक के लिए, ओके। दिस मेंटेनेंस जॉब हैज़ टू बी गो ऑन मीन्स वो सब चलती रहनी चाहिए। द प्रोसेस विच टूगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। मीन्स ये देखो, लाइफ प्रोसेस की डेफिनेशन है, ये लाइफ प्रोसेस का डेफिनेशन है, क्या है? द प्रोसेस इज विच टूगेदर परफॉर्म द मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो कोई एग्जाम में ये आ सकता है, 1 मार्क्स में ये आ सकता है कि लाइफ प्रोसेस के वन वर्ड के क्वेश्चन में आ सकता है। द प्रोसेस विच टूगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर कॉल्ड ब्लैंक। तो लाइफ प्रोसेस, ओके। तो आपको याद रखना है ऑल प्रोसेसेस, तो मीन सारी प्रोसेसेस जो होती है वो परफॉर्म करता है, उसके लिए जो मेंटेन करता है अपनी बॉडी को, ओके। तो नाउ since these maintenance process are needed to prevent the damage and breakdowns, मीन्स ये डैमेज और ब्रेकडाउन दोनों को ये प्रिवेंट करता है। और जो मेंटेनेंस हमारी बॉडी का मेंटेनेंस रखने, जैसे हम बोलते हैं हमारा एक एक्टिवा है या हमारा बाइक है या कुछ भी है या हमारी कार है, तो अल्टीमेटली उसको होता क्या है कि आफ्टर जब हम बॉडी वहाँ से लाते हैं, जो क्या बोलते हैं शोरूम में से, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता। उसके बाद क्या होता है कि उसको मेंटेनेंस चाहिए भाई। हाँ, नो डाउट कि जब कार शोरूम में से आता है फिर भी उसको मेंटेनेंस तो हर टाइम पे चाहिए ही चाहिए, ओके। तो ऐसे यहाँ पे भी कि भाई कुछ टूटता है, डैमेज होता है, या तो हमारी बॉडी में भी जितने हम प्रोसेस डे बाय डे रेगुलरली वर्क पे हम करते हैं, वैसे हमारी बॉडी के अंदर डैमेज भी होते हैं। और हमारी प्रोसेसेस जो एनर्जी जनरेट करने के लिए भी हमारे जो ब्रेकडाउन्स होते हैं, हमारे सारे जो फूड के जो न्यूट्रिशंस और वो सब है, वो कॉन्स्टेंटली चलता रहता है और उससे हमको एनर्जी मिलती है। एनर्जी इज़ नीडेड फॉर देम, और उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए। एंड दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म। मीन्स हम देखो यहाँ पे क्या होता है कि कोई भी इंडिविजुअल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, वो जो खुद फूड तो ऐसे तो है नहीं कि भाई वो खुद के इनबिल्ट कि उसके पास फूड होता है, ऐसा तो कभी होता नहीं है। अब ट्री ले लो तो ट्री को भी धूप चाहिए, ओके, और उसको कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, तो वो उसके बिना वो नहीं जिंदा रह सकता है। सेम इंसान है तो इंसान को भी ऑक्सीजन चाहिए, फिर फूड लेना पड़ता है। तो इट मीन्स दैट के उसको मेंटेनेंस के लिए, खुद की बॉडी के मेंटेनेंस के लिए उसको एनर्जी चाहिए। और एनर्जी कहाँ से मिलेगी? आउटसाइड से मिलेगी, वो खुद उसके अंदर बॉडी के अंदर होता नहीं है, ओके। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। So there must be process to transfer a source of energy from outside the body of the organism. It means that कि जो बॉडी बाहर से हमारी जो बॉडी है वो ऑर्गेनिजम्स मीन्स जितने भी ऑर्गेनिज्म है उसको वो एनर्जी मिलती रहती है। किससे? तो विच वी कॉल फूड टू द इनसाइड अ प्रोसेस वी कॉमनली कॉल्ड न्यूट्रिशन। तो जो हम खाना खाते हैं उसमें से हम न्यूट्रिशन लेते हैं और उसमें से हम हमारी बॉडी का मेंटेन करते हैं। इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो एन एडिशनल रॉ मटेरियल विल ऑल्सो बी नीडेड फॉर द आउटसाइड। देखो ये क्या बोल रहा है कि हमारी बॉडी को जस्ट मेंटेन करना है। तो मेंटेन मीन्स हमारी बॉडी को जस्ट स्मूथली चलाना है, ग्रोथ नहीं हो रही। जैसे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे, ओके, तो वो क्या होते हैं, वो ग्रोथ होते हैं। तो वो ग्रोथिंग पीरियड में होते हैं। तो ग्रोथिंग पीरियड के अंदर क्या होता है, वो जितनी एनर्जी बर्न करते हैं, जितना उसकी बॉडी में डैमेज या ब्रेकडाउन होते हैं, बरोबर, उसके लिए तो उसको एनर्जी चाहिए ही चाहिए। पर उसके अलावा उसको
जब ग्रोथ करना हो, बॉडी के हर एक पार्ट्स में ग्रोथ होता है उसकी, क्योंकि वो छोटा बच्चा है तो हाइट बढ़ती जाती है, बॉडी बढ़ती जाती है, तो वो ग्रोथ चाहिए, तो वो उसको जो भी फूड या न्यूट्रिएंट्स चाहिए वो भी उसको आउटसाइड से एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट्स के फॉर्म में उसको लेनी पड़ेगी. Since lives on Earth depend on carbon-based molecule, most of these food sources are called the carbon-based. देखो हमारे हम समझते हैं कि भाई हमारे अर्थ के ऊपर सबसे ज़्यादा तो जो फूड की बात कर रहे हैं तो ऑलमोस्ट जितने भी फूड है वो कार्बन बेस्ड सोर्स से हमारे बने हुए हैं, सारे उसमें से डिपेंडेंट है. तो डिपेंड ऑन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कार्बन सोर्स डिफरेंट ऑर्गेनिज्म कैन देन यूज़ द डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशन प्रोसेस. तो देखो हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो खाना खाते मीन्स फूड लेता है, इंटेक करता है, फूड इंटेक करता है. ज़्यादातर जो फूड होता है वो कार्बन में से बनता है. तो अल्टीमेटली वो जो अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग तरह से वो उसका इंटेक करता है. The outside source of the energy could be a quite vary since the environment is not under the control of the individual organism. तो ये ऐसा बोल रहा है कि जो एनर्जी है, जो सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो अलग अलग तरह से वो अंदर लेता है. ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है जैसे हम फूड लेते हैं और जब ट्री कैसे होता है वो लाइट और कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से लेता है और वो केमिकल रिएक्शन होता है उसकी वजह से उसको एनर्जी जनरेट होती है. तो ये सब जी क्या है, अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म अलग अलग जो सोर्सेस है उसमें से वो जो न्यूट्रिएंट्स है वो लेते हैं. Since the environment is not under the control of the individual organism and this source of energy and therefore need the broken down the built up in the body and the must of the finally convert into the uniform source energy. This can be used for the various molecular movement needed for maintaining living structure as well as to the kind of the molecule the body needed to grow. अब देखो ये क्या बोल रहा है. तो देखो एनर्जी जो होती है ना वो पहले एक ही फॉर्म में अब आप बोलोगे कि सर इसका मीनिंग समझ में नहीं आ रहा है क्या बोल रहा है. देखो मैं आपको समझा दूँ. जब आज समझो आज हमारे घर पे कुछ खाना बना हुआ है तो हम जो भी खा रहे हैं, ओके, जैसे हमने कुछ खाया, रोटी सब्जी खाई, ओके, तो क्या आप रोटी सब्जी हम खा रहे हैं तो आपको क्या ऐसा है कि भाई रोटी सब्जी खाने से तुरंत हमको एनर्जी मिल जाती है? ऐसा नहीं है. एक्चुअली क्या रोटी सब्जी हमारे स्टमक में जाती है, वो स्टमक में वो उसका जो एकदम क्लस्टर फॉर्म होता है, उसके बाद वो इंटेस्टाइन में जाती है, वहाँ पे जाके उसमें से न्यूट्रिएंट्स और वो खींच लेते हैं. वो जो वेस्ट पोर्शन होता है वो एक्सर्शन हो जाता है. तो जो न्यूट्रिएंट्स और कार्बोहाइड्रेट्स और जो फैट्स वो सब जो है वो क्या हुआ, इंटेस्टाइन में उन्होंने उसको खींच लिया. उसके बाद वो सेल में जाता है, सेल में जाके उसके बाद हमारा वो केमिकल प्रोसेस वो केमिकल रिएक्शन होता है. वो केमिकल रिएक्शन के लिए उसको ऑक्सीजन चाहिए और वो सब प्रोसीजर है, वाटर चाहिए उसको. तो वो सब पूरी प्रोसीजर होती है. वो डायरेक्टली हम फूड खाने से हमारे में एनर्जी नहीं आ जाती है. तो इट मीन्स दैट यहाँ पे बोलने की ज़रूरत ये, बताने की ज़रूरत ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो कि डायरेक्टली खाने की वजह से उसको एनर्जी नहीं मिल जाती है. उसके अंदर मॉलिक्यूलर कोई एक्टिविटीज़ होती है और उसकी जो एक्टिविटीज़ होने के बाद वो एक एनर्जी के फॉर्म में वो सपोज मैं बोलूँ कि भाई हमारा सेल वो खाना खाते हैं, इंटेस्टाइन में गया, इंटेस्टाइन में से ब्लड में गया, ब्लड में से फिर हर एक सेल में जाता है फूड, ओके, न्यूट्रिएंट्स. हर एक सेल में न्यूट्रिएंट्स जाने के बाद फिर क्या होता है सर, उसमें से एनर्जी कैसे रिलीज़ होती है? तो देखो मैं आपको बताऊँ. जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो जब वो सेल में ऑक्सीजन जाता है लंग्स के थ्रू, ब्लड के थ्रू, हर एक सेल में वो ऑक्सीजन जाता है और वही ऑक्सीजन जो हमारे न्यूट्रिएंट्स लिए हुए हैं वो केमिकल रिएक्शन करता है और उसकी वजह से एनर्जी रिलीज़ होती है और हम उसको बोलते हैं एटीपी, ओके. और वो एनर्जी, वो एक एटीपी जो हमारी बॉडी में हर एक सेल में से जो एनर्जी रिलीज़ होती है ना उसको बोलते हैं हम एटीपी. अब एटीपी क्या काम करता है? तो हमारी बॉडी को एनर्जी देने का काम करता है. तो वो एक फॉर्म है, स्पेसिफिक फॉर्म कि एटीपी क्या काम करता है, हमारी बॉडी को एनर्जी देता है और वो यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है. क्या है उसको? यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर. और वही यहाँ पे बता रहा है कि यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर का मीनिंग क्या हुआ, एक तरह की एनर्जी जनरेट करना और वो पूरी बॉडी को पास करता है, ओके.
अब वो प्रोसीजर में होता क्या है, तो देखो यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। तो वो प्रोसीजर के अंदर ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स। देखो तो यहाँ पे क्या होता है कि जब हम ऑब्वियसली ऑक्सीजन लेते हैं, ओके, तो ऑक्सीजन आ गया, और वही वही यहाँ पे वाटर भी इसके अंदर ज़रूरत होती है केमिकल रिएक्शन के लिए। तो सिंपल सी बात है कि ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन है, बरोबर, वो एक दूसरे को यहाँ पे लेन देन होती रहेगी, केमिकल रिएक्शन होगा तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा ही। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा तो यहाँ पे हमको क्या होता है कि एनर्जी रिलीज होती है, और मॉलिक्यूलर्स क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं। फॉर दिस many organisms use the oxygen source from the outside the body. The processes, wait a minute, yes, the process of the acquire the oxygen from the outside the body and to use it in the process of break down the food source for cellular need इज़ वट वी आर रिस्पिरेशंस। तो ये ऐसा बोल रहा है कि जो ऑक्सीजन हम ले रहे हैं, हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन के लिए ऑक्सीजन चाहिए, तो वो कहाँ से, रेस्पिरेशन के थ्रू से हम ले रहे हैं। ओके, तो ये यहाँ पे आपको दिखा है। इसलिए वो क्या होता है, सपोज कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट है, न्यूट्रिएंट्स है, वो सब क्या होता है, सेल के अंदर जाके ऑक्सीजन के साथ, वाटर के साथ, और वो केमिकल रिएक्शन होता है, और उसकी वजह से उसमें क्या, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड जो एनर्जी, जो हमने बोला एटीपी एनर्जी, वो रिलीज होता है, और जो एनर्जी होता है हमारी बॉडी को मेंटेन करने के लिए काम में आता है। और कार्बन डाइऑक्साइड अगेन वो जो लंग्स में आके हमारे वापस नाक में से वो कार्बन डाइऑक्साइड वो हमारे लंग्स में आता है, और वही डायरेक्टली हमारे नाक से बाहर निकल जाता है। तो मीन्स हम लेते हैं ऑक्सीजन, निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। उसकी वजह क्यों है, क्योंकि हर एक सेल के अंदर, अपने बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, उसके अंदर ऑक्सीजन में से कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है, और वो जो पूरी प्रोसीजर होते हैं उसमें से ही हमको एनर्जी मिलती है। तो यहाँ पे इसलिए यहाँ पे आपको बताया हुआ था पहले कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन प्रोसेस होता है। In the case of the single called the organism, no specific organs for taking in food and exchange the gases or removal of the wastage many needed because an entire surface of the organism is in the contact with the environment। देखो ये क्या बोल रहा है, अब ये आ गया सिंगल सेल के बारे में। अब सिंगल सेल किसको बोलते हैं, सर हमने 9th में पढ़ा हुआ था कि भाई अमीबा, पैरामीशियम, वैसे सिंगल सेल, फिर बैक्टीरियाज होते हैं, वो सब सिंगल सेल्स होते हैं। तो सिंगल सेल्स होने की वजह से होता क्या है, सर देखो हम तो मल्टी सेल्यूलर है, मल्टी सेल्यूलर में बहुत सारे सेल्स होते हैं। अब हमारे जो बॉडी के अंदर के जो सेल्स होते हैं वो तो एनवायरनमेंट के टच में होते नहीं है, ओके, पर यहाँ पे अगर सिंगल सेल होता है तो वो कैसे खाना खाता होगा, वो कैसे एक्सरसाइज करता होगा, वो कैसे रेस्पिरेशन करता होगा, उसको कैसे डाइजेस्ट करता होगा। तो ये प्रोसीजर तो उसके अंदर होता नहीं है। तो होता क्या है, फॉर एग्जांपल मैं बोल दूं कि सपोज ये अमीबा है, मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ, चलो ये अमीबा है, तो ये फूड इंटेक कर रहा है। तो यहाँ पे देखो फूड इंटेक करेगा, पर उसके लिए ऑक्सीजन के उसकी ज़रूरत जो कैसे करेगा, तो वो इसका जो स्किन है वो डायरेक्टली वो एनवायरनमेंट के टच में रहता है। तो वो एक्सर्शन और जो इंसर्शन करेगा, मीन्स वो लेगा और देगा, ओके, वो दोनों प्रोसीजर कैसी होगी, तो वो सारी प्रोसीजर उसकी स्किन के थ्रू होगी। तो इट मीन्स दैट मल्टी सेल्यूलर मीन्स इंसान, एनिमल्स, वो फिर प्लांट्स, उसमें वो क्या होता है कि फूड डायरेक्टली नहीं लेता है, पर सिंगल सेल्यूलर होता है, जो एक सेल्यूलर मीन्स बैक्टीरियाज हैं, फिर वायरसेस हैं, फिर वायरसेस ने वो क्या बोलते हैं, बैक्टीरिया, फिर अमीबा, पैरामीशियम, ये सब है, वो क्या करते हैं, एनवायरनमेंट के डायरेक्टली टच में होते हैं। इस वजह से वो क्या डायरेक्ट एनवायरनमेंट में से ब्रीदिंग करते हैं, खाना खाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, सारी प्रोसीजर एक ही जगह से होती है। उसको सिंगल उसको तो ऑर्गेनिज्म होते ही नहीं है, उसको तो सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है, इसलिए। ओके, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो यहाँ पे ये 3 लाइन आपको समझ आ गया होगा। नाउ बट what happen when the body size of the organism increase and the body design become more complex। अब ये इंसान की बात कर रहे हैं कि भाई इतने सारे ऑर्गन्स हमारी बॉडी के अंदर फिट किए हुए हैं भगवान ने, बरोबर, मल्टी सेल्यूलर हैं। तो यहाँ पे ये भी दिया हुआ है, इन मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्टली कॉन्टेक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरनमेंट। इतने सारे ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में अंदर दिए हुए हैं भगवान ने, बरोबर, तो वो डायरेक्टली टच में नहीं है एनवायरनमेंट में। वो क्या करते हैं, एक दूसरे से अटैच्ड है, और वो उनका जिसका काम जो होता है वो वही करता है।
और उसको एनर्जी हमारे हर एक सेल में से मिलती है। जैसे हार्ट तो हार्ट बीट कर वो चलता ही रहेगा, वो बीटिंग करता ही रहेगा। फिर जैसे हमारा लंग्स है वो सांस लेता ही रहेगा, तो डाइजेस्टिंग सिस्टम वो चलता ही रहेगा। तो मीन्स ये सारी जो इंटेस्टाइन है वो हमारे जो न्यूट्रिएंट्स है फूड में से वो खींचता ही रहेगा। तो मीन्स जो सारी प्रोसीजर है, दिमाग है सोचने का काम करता ही रहेगा, तो वो सारी जो प्रोसीजर है वो मल्टी सेल्यूलर के अंदर होता है। ओके, और वो मल्टी सेल्यूलर जो प्रोसेस होता है वो कॉन्स्टेंटली चलती रहती है, और वो डायरेक्टली एनवायरनमेंट में से नहीं मिलती है एनर्जी। वो क्या करता है, हर एक सेल में से जो एनर्जी मिलती है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। ओके, तो आपको याद रखना है जैसे, और उसकी जगह पे सिंगुलर में क्या होता है, सारी जो एनर्जी होती है वो एनवायरनमेंट में से उसको मिलती है। ब्रीथिंग, एक्सर्शन, निकाल मीन्स जो वेस्ट होता है वो निकालना, फिर उसके बाद जो इंटेक करना, फूड खाना, वो सब एक ही। यूनिसेल्यूलर में क्या होता है, डायरेक्ट एनवायरनमेंट्स में से होता है, पर इंसान क्या करता है, वो डायरेक्टली फूड लेता है, फिर वो सारी प्रोसीजर होती है। तो ये हमको समझ में आ गया। दिस सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द सेल। तो ये जो डिफ्यूजन है वो इंसान के अंदर ऐसा होता नहीं है, पर वो सिंगल सेल में ऐसा होता है। तो मीन्स वो डायरेक्टली बाहर एनवायरनमेंट में से वो ले सकता है। तो आप में ही समझ गया आ गया होगा। We have seen the previous how in multicellular organism various body part of have special in the function they perform। मैंने बोला था ना, हर एक पार्ट के जो परफॉर्मेंस होता है वो खुद का स्पेसिफिक होता है। मैंने जो अभी बताया, हर एक बॉडी के पार्ट्स का स्पेसिफिक फंक्शन होता है, वो काम करता रहता है। वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दिस स्पेशलाइज्ड टिश्यू एंड विद दिस ऑर्गेनिज्म इज बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब देखो ये यही बोल रहा है कि हमारा हार्ट की जो टिश्यू है वो काम जो हार्ट का बीटिंग करना तो वो यही करता रहेगा। स्टमक होता है तो वो डिसडाइजेशन करता रहेगा। ऑर्गेनिज्म इंटेस्टाइन है उसका काम वो करता रहेगा। फिर इन शॉर्ट कहने का मीनिंग ये है, जो हमारे बॉडी के अंदर सेल के ऊपर होता है टिश्यू बहुत सारे टिश्यू मिलते हैं तब एक ऑर्गेनिज्म बनता है, और वो हर एक ऑर्गेनिज्म का कोई स्पेसिफिक टास्क होता है। ओके, तो वो कंटिन्यू परफॉर्म करता रहता है। इट इज़ therefore not surprising that the uptake of food from the oxygen will be also a function of the specialized tissue, and however this pose a problem, and since the food and oxygen are not taken up at one piece in the body of the organism, and while all part of the body needed them। इसलिए ऐसा बोल रहा है, देखो यहाँ पे यही बोल रहा है, इसलिए यहाँ पे हमारे पार्ट की हर एक पार्ट, पूरी बॉडी के अंदर हमारे ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए हर एक पार्ट के अंदर ये ऑक्सीजन जाता है, हर एक सेल तक जाता है ऑक्सीजन। ओके, और वो सब जाएगा कैसे, तो सिंपल सी बात है, उसकी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होगी। जब हम बोलते हैं कि हमारे इंडिया के अंदर सब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, एक जगह से दूसरी जगह हर एक सामान जाता है। ओके, तो वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जितना भी न्यूट्रिएंट्स है वो सब एक जगह से दूसरी जगह सब जाता है। दिस सिचुएशन आर क्रिएट्स अ नीड फॉर द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम फॉर द कैरिंग फूड एंड ऑक्सीजन फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो देखो ये बोल रहा था, वो आ गया कि भाई ऑक्सीजन और जो न्यूट्रिएंट्स है वो कहाँ, हमारी हर एक बॉडी के छोटे सेल तक वो जाता है। और वो कैसे जाता है, उसका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। अब ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम किस बेस पे है, तो ये हमारी जो नस होती है हमारी, जिसमें ब्लड जो बहता रहता है, तो उसकी हेल्प से वो पूरे बॉडी के अंदर ऑक्सीजन और फूड पहुंचाता है। तो ये आपको याद रखना है, और वो कैसे होगा वो आगे आएगा, तो मीन्स उसको ज़्यादा डीप में समझने की ज़रूरत नहीं है। व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड ऑक्सीजन फ्रॉम फॉर एनर्जी जनरेशन, एक सेकेंड, when chemical reaction use the carbon source and oxygen for the energy generation। देखो ये बोल रहा है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारे निकलता है मुंह में, जो हम सांस लेते हैं, तो वो कार्बन बाहर निकल जाता है जो फूड में से रिलीज होता है, और ऑक्सीजन हमको चाहिए, क्यों, क्योंकि वो एनर्जी जनरेट करने के लिए ये यूज़ होता है केमिकल रिएक्शन के बाद। दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स that are not only useless for the cell of the body but could even harmful, and this waste by product are therefore the need to be removed from the body and discard outside by the process of called the extraction। मीन्स जो हम टॉयलेट जाते हैं उसकी वजह ही ये है कि जो काम बिना की अपनी बॉडी की जितनी भी चीज़ है वो सब टॉयलेट के थ्रू हम उसको एक्सट्रैक्शन करके हम निकाल देते हैं। अगेन इफ द बेसिक रूल ऑफ दिस बॉडी design in multicellular organism are followed, a specialized tissue for extraction will be developed
and will mean which means the transportation system will need to transport waste away from cell to this auxiliary system। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फूड अगर हर एक सेल में जाता है, मैं बोल रहा हूँ हर एक फूड हर एक सेल में जाता है, हर एक ऑक्सीजन हर एक सेल में जाता है, क्यों? क्योंकि हर एक सेल के अंदर केमिकल रिएक्शन होता है, तब जाके हमारे बॉडी में एनर्जी रिलीज होता है, बरोबर। अब देखो केमिकल रिएक्शन हो गया, उसके बाद उसके अंदर जो वेस्ट पड़ा होगा वो हर एक सेल में से वापस आता है। यस, हर एक सेल में से वो वेस्ट वापस आता है ब्लड के अंदर, ब्लड के आने के अंदर में अंदर से वो वापस फिल्टर हो जाता है, और फिल्टर होने के बाद थ्रू यूरिनेशन और एक्सर्शन वो हम उसको टॉयलेट थ्रू हम बाहर निकाल देते हैं। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नाउ तो ये आपको समझ में आ गया। और लेट अस कंसीडर द वेरियस प्रोसेस ऑफ द एसेंशियल मेंटेनेंस लाइफ वन बाय वन। तो ये यही बोल रहा है कि वन बाय वन हम क्या समझेंगे, रेस्पिरेशन समझेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम समझेंगे, ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम समझेंगे, हर एक प्रोसीजर यहाँ पे हम ये चैप्टर के अंदर समझेंगे। ओके, तो आई थिंक सो ये आपको समझ में आ गया होगा। थोड़ा वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, पर ये क्यों लंबा हुआ उसकी वजह ये है क्योंकि आपको समझ में आए पूरा, इस वजह से मैंने आपको डीपली यहाँ पे समझाया हुआ है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें।